नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ज़ेनिथ बैच। जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और इवन जो स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मई 2021 से बैच शुरू हो रही है और ये करीब चलेगी 28 मई 2022 तक। करीब 1 साल तक ये चलने वाली बैच है, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आप पवन वाग कोड यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी पर आपको क्या मिलता है। तो कंफर्ट जोन में रह के आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, बैच कोर्सेज मिलते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको यहाँ अवेलेबल है। साथ ही में जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत बढ़िया से वेल स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं। हर चौथा सेशन जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाती है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों, आप प्लस और आइकॉनिक ऐसे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। अभी जो मैंने फीचर्स बताया वो सारे के सारे प्लस के हैं और आइकॉनिक में आपको मिल जाता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट का गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस। बहुत कुछ है जो आपके लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल है। आप अनअकैडमी पर साथ में IIT JEE के साथ में 11-12 का जो कोर्स है वो कॉम्बो ऑफर है, जो कि 81,000 के आसपास आता है। वो करीब आपको पड़ता है 65,000 अगर आप यहाँ पर जो है पवन वाग कोड यूज़ कर लेते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग मंथ्स के लिए अलग अलग इसके ईयर्स के हिसाब से यहाँ पर फीस है। प्लस की और आइकॉनिक की अलग अलग फीस है। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 48 मंथ्स के लिए कहा जाए तो 48 मंथ्स मतलब ये कि 2 साल आप JEE नीट फाउंडेशन में पढ़ेंगे और 2 साल आप IIT JEE में या नीट में पढ़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है आप किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए 17,500 का है, लेकिन वो पवन वाग कोड यूज़ करके आपको 15,750 में पड़ेगा। और 2 साल का कोर्स जो है प्लस का वो 21,000 का है, जो आपको 18,900 में पड़ेगा पवन वाग कोड यूज़ करके। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी बाय यूजिंग रेफरल कोड पवन वाग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता और योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो गाइज, लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 टाइप्स के लॉज होते हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, गे-लुसाक लॉ और डाल्टन्स लॉ। ऐसे टोटल 5 लॉज है। वैसे तो बहुत सारे लॉज थे, बताया था मैंने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में मेजर लॉज को कवर किया गया है। तो वो मेजर लॉज में टोटली 5 लॉज आते हैं। तो इन 5 लॉज में से लास्ट वाले क्लास में मैंने आपका बॉयल्स लॉ एकदम बेस्ट तरीके से डिस्कस करवा दिया था। सारे के सारे एक्सप्रेशंस, अलग अलग टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, आई मीन टू से ग्राफ्स, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ से कौन सा एक एक्सप्रेशन निकला था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी। तो उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग देखेंगे बाकी सारे लॉस को। बट बाकी सारे लॉस को देखने से पहले हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल नहीं किया था, जो कि बॉयल्स लॉ का था। बॉयल्स लॉ को तो लास्ट वाली क्लास में देख लिया था। अब उसी के कंटिन्यूशन में सबसे पहले देखेंगे बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल, उसके बाद में हम लोग देखेंगे बाकी सारे रिमेनिंग लॉस को। तो चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 144 पे प्रॉब्लम नंबर 10.1 को। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 10.1 को, जो कि दे रखा है पेज 144 पर। देखेंगे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10.1। देखेंगे, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 298 केल्विन इज 25 ml। मतलब उसने ये बताया है कि आपका जो टेम्परेचर है, ये सबसे पहले है, ये आपका गिवन डेटा है। गिवन डेटा आपको दे रखा है और गिवन डेटा में दे रखा है कि जो भी आपका टेम्परेचर है वो है 298 केल्विन। साइड बाय साइड आपको ये बता रखा है कि जो भी आपका वॉल्यूम है, फिक्स मास ऑफ अ गैस, उसका वैल्यू जो है वो है 25 ml, ठीक है। फिर आपको दे रखा है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब जब आपका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है तो वॉल्यूम का वैल्यू 25 ml है। फिर आपको बोल रखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। उसने आपको बोला है फिर से वॉल्यूम कैलकुलेट करो जब आपका जो प्रेशर है इज़ इंक्रीज टू, प्रेशर जो है इज़ इंक्रीज टू 1.25 atm, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है कि ये न्यूमेरिकल कौन से लॉ से सॉल्व होगा। वो हमको हमारा बल्ब जलाकर, हमारा दिमाग लगाकर अप्लाई करके उसको याद आना चाहिए आपको कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। अगर आप लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो तो आप न्यूमेरिकल को भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड मोस्ट काम की चीज़ जो है वो ये आपको बता रखा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी आपको बता रखा है, ठीक है। एक वॉल्यूम दे रखा है, एक प्रेशर दे रखा है, सेकेंड वॉल्यूम आपको पूछा है, ठीक है। तो चलिए, बस आपको याद आ जाना चाहिए कि जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर बोला जाए, जब भी आपको कांस्टेंट टेम्परेचर बोला जाए
मतलब आपका कौन सा लॉ रहता है, बॉयल्स लॉ। तो अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से हमको देखना है, ठीक है। सबको पता है बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को। मतलब ही हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P1 बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं ना, अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। प्रेशर कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। मतलब जब मैंने P1 अपॉन P2 लिखा तो P1 के सामने V2 आ रहा है और P2 के सामने V1 आ रहा है, 1 के सामने 2 आ रहा है, 2 के सामने 1 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब हमारे पास एक्सप्रेशन तो है ही, बिल्कुल हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रखा है, और जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर दिया जाता है ना, मतलब आपका लॉ जो रहता है वो कौन सा रहता है, बॉयल्स लॉ। ये याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है। अब हम लोग इजीली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 कर देंगे भाई, वैल्यू पुटअप कर देंगे। P1 का वैल्यू कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। P2 का वैल्यू 1.25 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू V2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। V1 का वैल्यू कितना दिया है, 25 ml दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर मुझे V2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V2 इक्वल्स टू ये वाला 25 ऊपर चल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये वाला 25 ऊपर चले जाएगा। 25 इंटू 1 अपॉन 1.25। अब इसको तो आप लोग भाई इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। सपोज इस 25 इंटू 1 25 ही रहेगा। अब ये जो है आपका 1.25 है। अब इस 1.25 के न्यूमेरिकल को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कभी भी पॉइंट आ जाए ना तो बड़ा प्रॉब्लम जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त, तो टेंशन नहीं लेने का। इसको हम लोग ऐसे डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे जिससे ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 125 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये मैंने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया, मैंने इस पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट करवाया, तो अभी क्या हो गया, 125 पॉइंट यहाँ पे आया, है ना। तो मैंने ये वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया, 2 डिजिट से करवाया, इसलिए 2 आया 10 की पावर में। राइट हैंड साइड में करवाया इसलिए -2 आया, ठीक है। अब तो ये इजीली कैंसिल हो सकता है, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो देखो इधर, ये है आपका 1/5। ये 10 की पावर जब -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर +2 बन जाएगा। 10 की पावर +2 मतलब ही आपका 100 होता है अपॉन 5, तो 5 20 आपका 100 होता है। तो इस तरीके से आपका V2 का वैल्यू कितना आया, आपका V2 का वैल्यू आया 20 ml। समझे या नहीं समझे? आधे लोग पता है ये ऐसे बड़े नंबर को डिवाइड करने लग जाते हैं, वो लोग पागल जैसे 1.25 को 25 से डिवाइड करते 25 को, पागल जैसे करते जाते 10-15 मिनट लग जाते कैलकुलेशंस को। हमको हमारा टाइम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करने में वेस्ट नहीं करना है। इस पॉइंट वाले नंबर को, मुझे तो भाई पॉइंट वगैरह का टेबल नहीं आता, इसलिए मैं इसको फुल नंबर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया, मैंने इस पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट करवाया, इसलिए 10 की पावर में 2 आया, और राइट साइड में करवाया इसलिए -2 आया। अभी 125 बन गया, 25 5 जा 125 होता है। 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, +2 मतलब ही 100 होता है, 5 20 100 होता है, बिल्कुल हमारा हो जाएगा। कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिर्फ प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि कौन से लॉ से ही क्वेश्चन आया है, अगर वो प्रेडिक्शन हो गया ना तो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बॉयल्स लॉ तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था, बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल अभी देख लिया। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम क्या है, चार्ल्स लॉ। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले लॉ को, जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। देखते चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को देखने से पहले एक बार मैं चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देती हूँ, जैसे हम लोग हर बार करते हैं, और फिर मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से चार्ल्स लॉ को समझा के दूंगी। तो चलिए देखेंगे गाइस, सबसे पहले स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ कहता क्या है। At constant pressure, the volume of fixed mass of a gas is directly proportional to the temperature
चलिए, सेंटेंस लिखने वाली फॉर्मेलिटी तो हमने पूरी कर ली। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो वॉल्यूम जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। ठीक है, एक बार इसका डेरिवेशन का एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग, मतलब इसका लॉ का एक्सप्रेशन देखेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या कहता है? एक्सप्रेशन ये कहता है, आपको ये जो स्टेटमेंट है ना इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस एक्सप्रेशन को देख लो। अगर आपने एक्सप्रेशन भी देख लिया ना तो एक्सप्रेशन को देखकर ये लॉ आप लोग खुद ही बना सकते हो। बहुत इजी लॉ है। देखो क्या कहता है ये आपको ये कहता है कि जब भी आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है, मतलब जब भी आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो जो भी वॉल्यूम रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। यही तो होता है भाई आपका ये। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि जो भी आपका V होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। T जो है यहाँ पे वो आपका टेम्परेचर है और P जो रहता है वो आपका प्रेशर रहता है। P मतलब प्रेशर। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका जो चार्ल्स लॉ होता है वो आपको ये कहता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो जो भी वॉल्यूम रहता है फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से दिमाग में फिट कर लेनी है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो हो गई। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे आगे के पार्ट की तरफ कि आगे का पार्ट क्या कहता है हम लोग को। ठीक है, चलिए अब मुझे आपको एक बताना है चीज़। सपोज़ मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, मैंने एक और कंटेनर लिया। ठीक है, पहले मैंने लेटर से इसमें लिया 5 ml। 5 ml जो था इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रेशर है ना, यहाँ पे लेटर से आपका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है, लेटर से आपका टेम्परेचर मैं केल्विन में भी ले सकती हूँ। चलो केल्विन में ले लेते हैं। अगर मैं लेती हूँ सपोज लेटर से 300 केल्विन, टेम्परेचर मैंने केल्विन में लिया है। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ, मैंने इसको हीट करवाया। अब जाहिर सी बात है भाई, हीट कर रहे हैं मतलब कुछ नया काम नहीं कर रहे। हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर को क्या करने वाले? टेम्परेचर को बढ़ाने वाले। उसी को तो हम लोग हीटिंग बोलते हैं ना भाई। अब मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया। सपोज़ ये T जो था ये 300 केल्विन था, तो चलो मैं इस जो टेम्परेचर है इसको 500 केल्विन कर लेती हूँ। मतलब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवा दिया। तो ये लॉ क्या कहता है भाई, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। उसी का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा ना। अब टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो चलो भाई, अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम करीबन आपका 9 ml के आसपास चले गया। प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर ही रखा गया। मतलब प्रेशर जो थे वो दोनों केसेस में मैंने कांस्टेंट ही रखा भाई। तो ये जो लॉ है ये किसने बताया आपको? ये लॉ आपको बताया चार्ल्स भाई साहब ने। चार्ल्स अंकल क्या बोलते हैं? चार्ल्स अंकल भाई आपको ये बोलते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया ना तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया ना, जैसे मैंने यहाँ 300 केल्विन से 500 केल्विन किया, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरा वॉल्यूम भी क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 5 ml था, अब 9 ml हो गया डायरेक्टली वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया भाई। मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। समझे या नहीं समझे? लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, अब हम लोगों ने चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट देख लिया, चार्ल्स लॉ का डायग्राम भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ के एक्चुअल एक्सप्रेशन को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के इक्वेशन को और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चार्ल्स लॉ के। तो चलिए देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको एक्सप्रेशन से भी देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने इस पार्ट को। तो आगे का पार्ट जो है वो ये कहता है कि जब मैंने ये बता किया अभी कि जो भी चार्ल्स लॉ होता है वो आपको ये कहता है कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, तो वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। ये बात सबको पता है। अब देखो आगे क्या होगा। जब भी आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमेशा दो चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ आती है आपका इक्वल्स टू का साइन, और आता है भाई कुछ ना कुछ कांस्टेंट। और ये टी एज इट इज़, ये वी एज इट इज़ था, ये टी एज इट इज़ था। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटाया तो दो चीज़ें आ गई, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट।
इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं v अपॉन टी इक्वल्स टू के, और k मतलब ही कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है भाई। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इधर कुछ भी नहीं किया, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो दो चीज़ें आई, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट। अब इस t को मैंने यहाँ से यहाँ भेज दिया नीचे, इस t को मैंने यहाँ से यहाँ नीचे भेज दिया और इसको एज इट इज़ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लिख सकते भाई ऐसा। क्या हम लोग आगे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन t2? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये v अपॉन t कॉन्स्टेंट के बराबर है, तो v1 अपॉन t1 इक्वल्स टू v2 अपॉन t2, बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं। और कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई इसको? अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम हमको ये इतने सारे एक्सप्रेशन क्यों बता रहे, एक ही एक्सप्रेशन बता दो अपना काम खत्म। लेकिन सुनो ना भाई, अगर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन बताया और कभी कभी अगर आपको एमसीक्यू में ये वाला एक्सप्रेशन दिखा ही नहीं, कुछ और एक्सप्रेशन के फॉर्म में एग्जामिनर ने वही चीज़ आपके सामने रख दिया, तब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन है। इसलिए हमको वो सारे एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो सब पता होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ गया ना तो आप इजीली यू कर दोगे। ठीक है, तो एक ये तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है, या तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं v2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई इसको देखो कुछ भी नहीं करना, इस v1 को यहाँ भेज दिया, इस t2 को यहाँ भेज दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बहुत सारे अलग अलग वे में हम लोग लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t को, v, और ये जब t नीचे चल जाता है तो v अपॉन टी कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाता है। सेकेंड बात, v1 अपॉन t1 इसी का मतलब v2 अपॉन t2 भी होता है। इसी को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, ये सारे फॉर्म याद रखना है। चलिए अब मूव करेंगे हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट आता है आपका एक एक्सप्रेशन, मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ ग्राफिकल एक्सप्रेशन। ग्राफिकल एक्सप्रेशन आपका ये कहता है कि जो भी आपका VT होता है उसी का मतलब होता है V0 प्लस T अपॉन 273.15 इंटू V0। ये आपका एक्सप्रेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भाई ये क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो चलिए देख लेंगे हम लोग कि कौन से टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। जो भी यहाँ पे आपका VT है, VT का मतलब होता है वॉल्यूम एट T इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका T टेम्परेचर पे जो भी वॉल्यूम रहेगा, जो भी आपका T टेम्परेचर पे वॉल्यूम रहेगा उसको हम लोग VT बोलेंगे। ठीक है, अब आप लोग ही मुझे बता दो, जब टेम्परेचर T है तो उस वॉल्यूम को हमने क्या बोला, VT। अब यहाँ पे V0 आ रहा है, इस T की जगह पे 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहने वाला है, 0। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, वॉल्यूम एट 0 टेम्परेचर। 0 टेम्परेचर पे जो रहेगा आपका वॉल्यूम वो क्या रहेगा, V0 रहेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो T है वो आपका टेम्परेचर है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है ना। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि VT का मतलब भी V0 होता है प्लस T अपॉन 273.15 होता है इंटू V0। ठीक है, याद रखना है VT मतलब क्या होता है, जो भी आपका वॉल्यूम रहेगा एट T टेम्परेचर। V0 मतलब क्या रहेगा, जो भी आपका वॉल्यूम रहेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। T का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि 0 डिग्री है, हो सकता है कि टेम्परेचर T हो। ठीक है, और ये आपका 273.15 है। चलो भाई, ये तो एक्सप्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये आपका एक जो एक्सप्रेशन है ना, ये ग्राफ को ही कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखना ज़रा, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी। आप लोग इसको बिल्कुल इस तरीके से भी लिख सकते हो, बताती हूँ मैं कैसा आएगा ये। 1 सेकेंड, ये आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन है, हम लोग इसको बराबर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया, इसको मैं एकदम बेस्ट तरीके से लिखती हूँ। तो इसी एक्सप्रेशन को पहले थोड़ा सा चेंज कर देते, क्योंकि हमको ग्राफ के फॉर्म में इसको लाना है। देखो कैसे होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि इस VT को मैंने एज इट इज़ लिखा। मैं आपको प्रॉपर्ली अरेंज करवा के दे रही हूँ ताकि आपको बहुत हेल्प मिल जाए। ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख रही हूँ ज़रा देखना, ध्यान से देखना एकदम। T और ये है V0 अपॉन 273.15 प्लस V0। तो मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, मैंने बस इसी एक्सप्रेशन को घुमा फिरा के लिख दिया। देखो
इस VT को मैंने यहाँ लिखा, इस V0 को मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में 273.15 इंटू में T था प्लस V0 था। अब इसको इजीली आप लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ के इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। लेट अस से ये है आपका y, ये है आपका m, ये है आपका x और ये है आपका c। y इक्वल्स टू mx प्लस c, और यही आपका क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन हुआ। यही तो है भाई आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को आइडिया मिल गया। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल हम लोग यहीं पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं स्पेस को यूज़ करके। तो आप लोगों ने पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले इस तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन 0। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मैम यहाँ पे क्या लेना है और यहाँ पे क्या लेना है। तो जाहिर सी बात है भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सबको पता है कि चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा रहता है भाई, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो जाहिर सी बात है मुझे वाई एक्सिस पे किसको लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे मुझे वॉल्यूम को ही लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे मुझे किसको लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे मुझे टेम्परेचर को ही लेना पड़ेगा। येस और नो, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका डिग्री सेल्सियस में रहेगा। ठीक है, ये है भाई आपका वॉल्यूम, ये है आपका टेम्परेचर। तो कौन से ग्राफ में एक्सिस पे कौन से टर्म्स आएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और ये लिखा नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने ग्राफ सही ड्रॉ कर दिया और कुछ पैरामीटर्स कुछ और ही लिख के आ गए, तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इतने सारे ग्राफ्स दिमाग में कैसे याद रखें, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब आपके एक एक्सिस पे वॉल्यूम आएगा, अगले एक्सिस पे टेम्परेचर आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे चलो हमको ये सब समझ गया मैम कि ग्राफ कैसे निकालने का है, हमको ये भी समझ गया कौन से एक्सिस पे किसको लेना है, बट हमको प्रॉब्लम कहाँ पे जा रही है बताते हैं। हमको प्रॉब्लम ये जा रही है कि ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा। कितने सारे ग्राफ याद करेंगे, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, कैसा है ग्राफ का नेचर। तो अब मैं आपके वो वाले कंसेप्ट को भी क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, तो अब देखो भाई, मैंने आपको ग्राफ का नेचर मुझे एकदम बेस्ट तरीके से बताना था, इसीलिए तो ये एक्सप्रेशन को मैंने आपके सामने लाया। ये जो एक्सप्रेशन है ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना। ये एक्सप्रेशन है आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। देखो y एक्सिस पे किसको लिया गया है, वॉल्यूम को, इसलिए मैंने भी y एक्सिस पे किसको लिया, वॉल्यूम को। x एक्सिस पे किसको ले लिया गया है, टेम्परेचर को, इसलिए मैंने x एक्सिस पे किसको लिया, टेम्परेचर को। ठीक है, ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन है। मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ग्राफ निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन निकलेगा। ठीक है, फिर आपको बढ़ना है आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट आ रहा है ना। जब भी कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट आता है तो एक्सप्रेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये रहेगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये देखो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है, दिख रहा है सबको, बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है। तो मुझे रट्टा नहीं मानना है कि चार्ल्स लॉ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये एक्सप्रेशन ने मुझे बताया भाई। ये एक्सप्रेशन खुद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ये एक्सप्रेशन खुद बता रहा है कि मेरा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ के फॉर्म में है, मतलब मेरा ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, चलो भाई आ गया। फिर आधे लोग बोलेंगे कि मैम ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं चालू किया, ऐसा क्यों ड्रॉ किया, इसको ऐसा क्यों ड्रॉ किया। तो देखो भाई यहाँ पे सी का वैल्यू 0 थोड़ी है। अगर सी का वैल्यू 0 रहता था तो हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते थे, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना। अब सी का वैल्यू कुछ ना कुछ है, मतलब ये कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो लेट अस से यहाँ पे आपका प्रेशर P1 है, लेट अस से यहाँ पे आपका प्रेशर P2 है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे के पार्ट की तरफ मूव करेंगे। आगे आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग इसी को एक्सपांड करेंगे, इसी को हम लोग एक्सपांड करने वाले कुछ इस तरीके से। बिल्कुल आपको स्केल रख के सीधी लाइन को ड्रॉ करना है,
स्केल रख के बिल्कुल सीधी लाइन को आप लोग ड्रॉ करेंगे। तो जब भी आप लोग इस पार्ट को एक्सटेंड करोगे, एक्स्ट्रापोलेट करोगे, तो आपको यहाँ पे एक टेम्परेचर मिलेगा जो कि पता है क्या रहता है, जो कि आपका रहता है -273.15 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर रहता है। इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, चलो एक बार फटाफट मैं आपको पूरा रिवाइज करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखा कि सबसे पहले चार्ल्स लॉ को देखा कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मैंने चार्ल्स लॉ के डेरिवेशन को देखा, अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन को देखा जो वहाँ से डिराइव हो रहे थे। उसी के बाद मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इक्वेशन बताया। फिर आपको मैंने ये बताया कि ये इक्वेशन खुद कहता है कि मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है। फिर आपको ये भी पता चल गया कि ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है कि आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ हो, कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट रहेगा। इस पॉइंट को हम लोगों ने थोड़ा सा खींच लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करवा लिया, तो यहाँ पे मुझे एक टेम्परेचर मिला। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर आप इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जो है ना, ये -273.15 केल्विन जो होता है, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, एक सेकेंड थिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये केल्विन में होता है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम इस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, practically this temperature cannot be attained. Practically this temperature cannot be attained. मतलब हम लोग बात तो कर रहे हैं भाई कि ये टेम्परेचर ऐसा रहेगा, इसका वैल्यू -273.15 रहेगा, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है इन केल्विन स्केल, बट इसको प्रैक्टिकली हम लोग अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे का पार्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ना, इसी ग्राफ को हम लोग आइसोबार भी बोलते हैं। अब दिमाग में आएगा मैम ये आइसोबार क्यों बोला जाता है इस ग्राफ को? तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कैसा रहता है? कांस्टेंट। अगर प्रेशर है कांस्टेंट, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार। प्रेशर का यूनिट होता है बार और प्रेशर है कांस्टेंट, इसलिए इस ग्राफ को क्या बोला जाएगा? आइसोबार। याद रखना है, प्रेशर का यूनिट आपका होता है बार। अगर प्रेशर है कांस्टेंट तो कांस्टेंट का मतलब होता है आइसो, मतलब ही सेम, और ये यहाँ से आया आपका बार, तो आइसो प्लस बार से क्या बन जाएगा? आइसोबार। याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कि चार्ल्स लॉ में आइसोबार बनाया जाता है, आइसोथर्म या आइसोकोर, याद रखना है भाई आइसोबार बनाया जाता है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आफ्टर द चार्ल्स लॉ अब हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लॉ को, जिसका नाम है एवोगाड्रो लॉ। सॉरी, आई थिंक फर्स्ट वी नीड टू स्टडी व्हाट, ओके, गे-लुसाक लॉ को देखेंगे। चलिए, एवोगाड्रो लॉ उसके बाद में आएगा। अब एवोगाड्रो लॉ को पहले नहीं देख सकते क्योंकि गे-लुसाक लॉ जो होता है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है चार्ल्स लॉ से। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना देखेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले लॉ को, जिसका नाम है गे-लुसाक लॉ। चलिए देखते हैं गे-लुसाक लॉ। अब आधे लोग बोलेंगे मैम इतने सारे लॉ हम लोग कैसे याद रखें? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इतना ही याद रखना है जैसा आपका इसके पहले वाला चार्ल्स लॉ था, बिल्कुल उसी टाइप का ये वाला लॉ है। मतलब ये लॉ आपका क्या कहता है, एक बार मैं देख लेती हूँ, स्टेटमेंट को लिख देती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस is directly proportional to the temperature। ठीक है, ये वाला लॉ आपका ये कहता है कि जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो तो जो भी आपका प्रेशर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चार्ल्स लॉ में क्या किया था, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बताया था। अब चेंजेस कुछ भी नहीं किए भाई, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया और प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करवा दिया टेम्परेचर से। कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो याद रखना है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या कहता है,
एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, गेल-लुजैक लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रहेगा सबको ये, बस चार्ल्स लॉ का अपोजिट करना है। वहाँ पे वॉल्यूम, वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम ला लिया और वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर को ला लिया, तो आपके दोनों लॉ वैसे ही कवर हो गए, चार्ल्स लॉ और गेल-लुजैक लॉ। इसी को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो दो चीज़ें आती है, एक इक्वल्स टू आता है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है ना। तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं P/T इक्वल्स टू K, इसी का मतलब कांस्टेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या हम लोग इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ज़रा देखना इधर, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो बस आपको याद क्या क्या रखना है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। सेकंड पॉइंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दे तो दो चीज़ें आती है, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट। थर्ड थिंग, ये टेम्परेचर को मैंने नीचे भेज दिया। ठीक है, और क्या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन आ सकते हैं, कर लोगे सारे के सारे, बस इतना ही याद रखना है। चलिए भाई आगे की तरफ मूव करेंगे। अब आगे का पार्ट आपका ये कहता है कि यहाँ पे भी हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। चलिए देखेंगे ग्राफ को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके ग्राफ को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे अब दिमाग में फिर से क्वेश्चन आता है, यार ये ग्राफ फिर से आ गया, ये ग्राफ तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि ग्राफ में y एक्सिस पे किसको लेना है, ग्राफ में x एक्सिस पे किसको लेना है। तो मैंने आपको बस बता दिया, टेंशन लेने का नहीं, बस देने का। कहना मुझे ये है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो एक्सप्रेशन खुद बता रहा है y एक्सिस पे किसको लेना है और x एक्सिस पे किसको लेना है। तो भाई y एक्सिस पे कौन आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर को लिया। x एक्सिस पे कौन आएगा, टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर को लेने का। ठीक है भाई, ये है आपका डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे ठीक है समझ गया हमको, बट आगे हमको आप ये बताओ मैम कि इस ग्राफ को करने का कैसे क्या है, समझ ही नहीं रहा है। बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा, आड़ा टेढ़ा, मुझे पता ही नहीं। तो अब आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बिल्कुल वही वाला होने वाला है, प्रेशर बढ़ते जाएगा टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। तो पहले मैंने लिया V1, फिर मैंने लिया V2, फिर लिया V3, फिर लिया V4। लेकिन आपका जो भी यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे नेचर का है, वॉल्यूम आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, देखो ध्यान से देखते चलो, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, या तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना कुछ इस तरीके से, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पे एक इस तरीके से ही होगा। ये जो भी एक्सटेंशन आप लोग करते हो ना, याद रखना है इस एक्सटेंशन को ही हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्केल रखते हैं और स्केल से इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, मतलब एक्सटेंड करते हैं ताकि ये ओरिजिन पे जाके मीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है आपका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने हमको बताया था कि चार्ल्स लॉ में जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, कांस्टेंट प्रेशर पे था, है ना। तो उस कांस्टेंट प्रेशर को हम लोगों ने आइसोबार कहा था, है ना। अब मैम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे। तो बस आपको याद रखना है कि चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर था तो मैंने वहाँ पे आइसोबार बोला था। अब गेल-लुजैक लॉ में कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
इसी को हम लोग आइसोकोर भी बोलेंगे। मतलब अगर आपको पेपर में कहीं पे आ जाए, कहीं पे भी पूछ लिया जाए, कोई भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि चार्ल्स लॉ में कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स लॉ में आइसोबार ड्रॉ किया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपका गे-लुसाक लॉ है, जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, गे-लुसाक लॉ में हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसका नाम क्या रहता है? आइसोकोर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। मतलब लॉ तो हर किसी को आता है, स्टेटमेंट हर किसी को आता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ से आता है, कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे तरीके से भी पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब गे-लुसाक लॉ के बाद में हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है क्या? एवोगाड्रो लॉ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो लॉ को कि एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। बहुत इजी लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जितने भी लॉ है ना, लॉ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लॉ बिल्कुल भी छोड़ के जाना मत। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लॉ को, जिसका नाम है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ सबसे पहले एवोगाड्रो लॉ को समझने से पहले मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। एवोगाड्रो लॉ आपका ये कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब आपका एवोगाड्रो लॉ आपको ये कहता है कि जितने आपका वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा ना, उतने ही आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यहाँ पे इस V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहाँ पे जो N है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग इसको N डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली मुझे यहाँ पे ये कहना है, सपोज़ मैंने आपको ये बोला कि लेटस से मैंने ऑक्सीजन गैस को लिया, ठीक है, लेटस से मैंने हीलियम गैस को लिया, लेटस से मैंने नियॉन गैस को लिया, लेटस से मैंने मीथेन गैस को लिया। मैंने टोटल 4 गैसेस को लिया है, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन और मीथेन गैस, ठीक है। आगे मैंने ये देखा कि सपोज़ ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस और मीथेन गैस, इन सब का वॉल्यूम लेटस से 22.4 dm³ अपॉन मोल है और लीटर अपॉन मोल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस और मीथेन गैस, अगर लेटस से इनका जो वॉल्यूम है वो है 22.4 dm³ अपॉन मोल या तो लीटर अपॉन मोल, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसके भी वही रहेंगे, इसके भी वही रहेंगे, इसके भी वही रहेंगे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, अब इसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है, ये लॉ ये कहता है कि आपका अगर गैसेस जो है, कोई भी गैसेस आप ले लो, दुनिया की कितनी भी गैसेस ला के रख दो, अगर इसका भी वॉल्यूम 22.4 है, इसका भी वॉल्यूम 22.4 है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, अगर इन सब का वॉल्यूम सेम है, इसी का मतलब इन सब के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे? सेम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर सभी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। इसलिए इन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे है? सेम है। समझे या नहीं समझे? अगर दुनिया में कितनी भी गैसेस को आप लोग लाके खड़ा कर दो, अगर उन सब का वॉल्यूम सेम है तो उन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि एवोगाड्रो भाई साहब ने हमको ये बताया कि अगर वॉल्यूम है सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे? सेम। समझे या नहीं समझे? लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए आगे मूव करेंगे। ये वाली चीज़ तो एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे सारे के सारे गैसेस में वो सेम रहेंगे अगर उनके वॉल्यूम कैसे हैं? सेम। अगर वॉल्यूम है सेम तो कोई भी गैसेस ला के खड़ी कर दो लाइन में, उन सब का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा रहेगा? सेम। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे का जो पार्ट है आपका वो है रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी। मतलब किसी भी गैस को अगर आप लेते हो तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास उसका पता है तो डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या रहेगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट रहेगा आपका रिलेशनशिप
जो रहेगा मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के बीच में, वो आपका एवोगाड्रो लॉ का ही पार्ट है। तो चलिए देखेंगे उस पार्ट को। चलिए देखते हैं। रिलेशंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एंड डेंसिटी। डेंसिटी और मोलर मास के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके एवोगाड्रो थे, एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से हम लोग को ये पता चला, एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से हम लोग को ये पता चला कि जो भी आपका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स को या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, आगे आप लोगों ने ये देखा कि जब भी आप लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो, ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद में यहाँ पे इक्वल्स टू आता है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है इनटू एन एज इट इज़। कुछ भी नहीं किया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटाया, इसके जगह पे क्या है इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे मुझे मूव करना है। आगे मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो भी आपका एन है, इसी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होता ही है, इसी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होता ही है, और इसी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम वी। ठीक है, इसी का मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड मोल्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है उसी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ये स्टैंडर्ड मोल है। ठीक है, अब आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि मास को हम लोग छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैपिटल mm से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक रिलेशन हमको पता है। तो पहला एक्सप्रेशन मेरा ये वाला आया, सेकंड एक्सप्रेशन मेरा ये वाला आया। कुछ भी नहीं किया मैंने जस्ट एज इट इज़ लॉ को लिख दिया, जैसा लॉ दिख रहा था बिल्कुल वैसे ही लॉ को लिखा है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट ला लिया। फिर आगे मैंने क्या देखा, आगे मैंने ये देखा कि इस n का मतलब ही एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है या तो स्टैंडर्ड मोल्स रहते हैं, जिसी का मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। अब हम लोग क्या करने वाले, देखो यहाँ पे आया है v इक्वल्स टू k इंटू एन। ठीक है, इस v को मैंने एज इट इज़ लिखा, इस k को मतलब इस कांस्टेंट को भी एज इट इज़ लिखा, और इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, m अपॉन कैपिटल M। ये हम लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ये पता चला है मुझे कि n का वैल्यू कितना है, m अपॉन mm। तो मैंने बस वही वाली चीज़ यहाँ पे रख दी। अब आगे बढ़ने का है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो एक्सप्रेशन गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो रिलेशन पूछ रखा है मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के बीच में। चलो मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन डेंसिटी तो दिख नहीं रही है। तो अब भाई सुनो, डेंसिटी आपको अरेंज करवा के लाना है, क्योंकि आपको ये रिलेशन डेंसिटी के बीच में देना है। तो आपको स्टेप्स को रट्टा नहीं मानना है कि ये स्टेप के बाद में मुझे डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको खुद को देखना है। अब डेंसिटी कैसे आएगा, कुछ ना कुछ डेंसिटी के लिए जुगाड़ करना है। तो देखो डेंसिटी का जुगाड़ कैसे होगा भाई। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, इस मॉलिक्यूलर मास को मैं ऊपर भेज देती हूँ तो ये mm इधर आ जाएगा। ठीक है, इस k को मैंने एज इट इज़ लिखा और ये छोटे m को एज इट इज़ लिखा और इस v को इधर भेज दिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर इन शॉर्ट देखा जाए ना, तो मैंने इस मॉलिक्यूलर मास को यहाँ से ऊपर भेज दिया और इस वॉल्यूम को यहाँ से नीचे भेज दिया। इस मॉलिक्यूलर मास को यहाँ से ऊपर भेजा, इस वॉल्यूम को यहाँ से नीचे भेज दिया। ठीक है, बस वही वाला काम किया। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा ही क्यों किया, तो याद रखना है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ही क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू k इंटू रो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका m अपॉन v है, इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब आपका डेंसिटी होता है, क्योंकि डेंसिटी का ही मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसी को आप लोग फाइनली ऐसा भी लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये एक्सप्रेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली थिंग, जो भी एवोगाड्रो लॉ का रिलेशन था मैंने उसको एज इट इज़ लिखा। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट के टर्म्स में। ठीक है, हो गया। फिर आगे मैंने ये देखा कि ये जो n है यही आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या तो यही आपके नंबर ऑफ मोल्स है इन स्टैंडर्ड वॉल्यूम v। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ही क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने इसके जगह पे वाली चीज़ सब्स्टिट्यूट करवा दी। अब मुझे यहाँ पर डेंसिटी को लाना है, तो डेंसिटी ऐसे तो आएंगी नहीं। अगर मुझे डेंसिटी को लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मॉलिक्यूलर मास को मैंने यहाँ से यहाँ भेज दिया, इस वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ भेज दिया। ऐसा क्यों किया,
क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ही डेंसिटी होता है, ठीक है। उस डेंसिटी को लिख दिया। अब इस इक्वल्स टू और कांस्टेंट के जगह पे मैं प्रोपोर्शनलिटी भी लगा सकती हूँ, बस मैंने वही वाला काम किया, तो इस तरीके से मुझे रिलेशन मिल गया। अगर पेपर में रिलेशन आ जाए कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, किसी में दिया रहेगा मॉलिक्यूलर मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी को क्लिक करने का है, ठीक है। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। तो आगे के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं हमारे आइडियल गैस इक्वेशन को। तो चलिए सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन को देखने से पहले हम लोग देखेंगे ये आइडियल गैस क्या चीज़ है। अगर मुझे आइडियल गैस ही पता नहीं रहेगा तो आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ के क्या मतलब ना। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे हम लोग हमारे आइडियल गैस क्या होता है इस चीज़ को। चलिए देखते हैं आइडियल गैस को। सबसे पहले आइडियल गैस, उसके बाद में देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ये जाना कि एक ऐसी गैस अ गैस विच ओबेज ऑल द थ्री लॉज, जिसमें आपका आएगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, is called as आइडियल गैस। तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि एक ऐसी गैस जो तीनों के तीनों लॉ को ओबे करती है, बॉयल्स लॉ को भी ओबे करती है, चार्ल्स लॉ को भी ओबे करती है और एवोगाड्रो लॉ को भी ओबे करती है, ऐसी गैस को हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा ना आइडियल स्टूडेंट, देखा होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा बेचारा पढ़ाई करता है, ना तो वीडियो गेम खेलता है, ना तो व्हाट्सएप देखता है, ना तो फेसबुक देखता है, ना तो इंस्टाग्राम देखता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा बेचारा सिंपल है, सोबर है, कोरा स्टडीज़ करता है, बिल्कुल उसके फ्रेंड्स नहीं हैं, बिल्कुल उसका सोशल मीडिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल स्टूडेंट, है कि नहीं। तो ऐसी गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। एक ऐसी गैस जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करती है, एवोगाड्रो लॉ को भी फॉलो करती है, ऐसी गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। और ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? जो बिल्कुल सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, जिसके फ्रेंड्स बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे मुझे ये बताना है कि क्या सच में ऐसे कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है जो बिल्कुल भी व्हाट्सएप को हाथ नहीं लगाता है, फेसबुक को नहीं, इंस्टाग्राम को नहीं। आधे लोग बोलेंगे हाँ मैम मैं हूँ, बट ऐसा कोई भी एक्चुअली नहीं है। बहुत ही रेयरली मिलना मुश्किल है, मतलब बहुत रेयरली ऐसा कोई स्टूडेंट मिलेगा जो बिल्कुल भी सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाता और कंटिन्यूसली पढ़ाई करता है, कंटिन्यूसली स्टडी करता है। ऐसा तो कोई भी नहीं होता है भाई, आजकल सभी दोनों मैनेज करके चलते हैं, है ना। तो कहना मुझे ये है कि ऐसा जो है प्रैक्टिकली आपकी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रैक्टिकली आपकी जो भी आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब कहना मुझे ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा स्टूडेंट जो सारे रूल्स को फॉलो करता है उसको हम लोग आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं। सोशल मीडिया से बेचारा बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है। और एक ऐसी गैस जो तीनों के तीनों लॉ को फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, वैसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। ऐसे गैस को बोला जाता है और लॉ को आइडियल गैस लॉ बोला जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली आइडियल स्टूडेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्रैक्टिकली क्या आइडियल गैस एग्जिस्ट करेगी? नहीं, आइडियल गैस है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। अब आधे लोग बोलेंगे मैम जब आइडियल स्टूडेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडियल गैस भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप हमको क्यों पढ़ा रहे? तो सुनो भाई, पढ़ने का ही कुछ ना कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि जो भी आपकी रियल गैस होती है, रियल गैस मतलब ये अपने रियल स्टूडेंट्स जो कि आप जैसे हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं और सोशल मीडिया को दोनों को मैनेज करके चलते हैं, है ना, सिस्टमैटिकली। तो रियल गैस जो होती है वो शो करती है आपके आइडियल बिहेवियर को। रियल गैस जो होती है वो शो करती है आइडियल बिहेवियर को एट सर्टेन कंडीशंस। मतलब कुछ कंडीशंस पे जो भी आपकी रियल गैस रहती है ना, वो आइडियल बिहेवियर को शो करती है। आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करती है, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन रहने चाहिए। मतलब कहना मुझे ये है, जैसे कि एक स्टूडेंट
जो बिल्कुल भी सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाता है, बहुत ज़्यादा स्टूडियस होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ऐसे स्टूडेंट को हम आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं। एक ऐसी गैस जो सारे के सारे लॉस को फॉलो करती है, आइडियल गैस मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ऐसे गैस को हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। प्रैक्टिकली आइडियल स्टूडेंट आज के ज़माने में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर कोई सोशल मीडिया को यूज़ करता है, पढ़ाई भी करता है, दोनों साथ साथ मैनेज करता है। इन द सेम फैशन प्रैक्टिकली आइडियल गैस भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो रियल गैस होती है वो आइडियल बिहेवियर दिखाती है कुछ कंडीशन पे। मतलब ही जो आजकल के स्टूडेंट है वो आइडियली बिहेव करते हैं बट कुछ कंडीशंस रखते हैं। सपोज़ आपके मम्मी पापा ने आपके सामने कंडीशन रख दी कि चलो बच्चा, अगर तू 95% ला लेता है या तू 90% लाता है तो मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा या स्कूटी लेके दूंगी या एक्टिवा लेके दूंगी या स्मार्टफोन लेके दूंगी या तो आईफोन लेके दूंगी, कुछ के कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको लेके देते हैं ना। मतलब मम्मी पापा जब कंडीशंस रख देते हैं ना, तो जो स्टूडेंट पूरा दिन व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करते रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, वो भी पढ़ाई करने लग जाता है। उसको लगता है वाह, अगर मैंने 90% का टारगेट ला लिया या 95% का टारगेट ला लिया तो मम्मी मुझे ये सारी चीज़ें लेके देंगी या पापा मुझे ये सारी चीज़ें लेके देंगे। मतलब जब कुछ ना कुछ कंडीशन आ गई ना, तो एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं करता था उसने भी पढ़ाई करना चालू कर दिया वो टारगेट लाने के लिए। इन द सेम फैशन ऐसा ही होता है ना। रियल गैस जो है, मतलब जो हम जैसे स्टूडेंट है, रियल स्टूडेंट, वो भी आइडियल बिहेवियर दिखाना चालू कर देते हैं, वो भी बहुत पढ़ाई करना चालू कर देते हैं बट कब, जब कुछ कंडीशन रखी जाए। जैसे मम्मी पापा कुछ कंडीशन रखते हैं तो बच्चे ऐसी पढ़ाई करते, वो आइडियल स्टूडेंट बन जाते हैं, बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाते किसी भी चीज़ को, क्योंकि उनको मालूम है बाइक मिलने वाली है, स्मार्टफोन मिलने वाला है, आईफोन मिलने वाला है। तो उसी तरीके से रियल गैस भी आइडियल बिहेवियर शो करती है, बट कब, जब कुछ कंडीशन रखी जाए। समझे या नहीं समझे? चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब आगे आप लोगों को याद रखना है कि ये 3 लॉ। अब आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे कैसे पता है 3 लॉ कौन से। तो देखो भाई, आप लोगों ने सुना होगा ना BCA कोर्स। BCA कोर्स किसने किसने सुना है? BCA कोर्स, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सुना होगा। तो इस B का मतलब बॉयल्स लॉ, इस C का मतलब चार्ल्स लॉ, इस A का मतलब एवोगाड्रो लॉ। BCA कोर्स याद रखना बस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। अब मूव करेंगे आगे की तरफ। आगे के पार्ट में मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं बात करती हूँ ना बॉयल्स लॉ की, अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैंने जो जाना वो ये है कि जो भी आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कोई फ़र्क पड़ा क्या? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सेकेंड हम लोगों ने देखा आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जब मैंने कांस्टेंट प्रेशर को लिया तो वॉल्यूम जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर को। फिर आता है आपका एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? तो आगे आप लोगों ने ये देखा कि जो आपका एवोगाड्रो लॉ है वो क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन तीनों के तीनों को कंबाइन करवाऊंगी, तीनों के तीनों लॉस को मैं कंबाइन करवाऊंगी। कंबाइन लॉ मुझे ऑब्टेन करना है। मुझे कौन सा लॉ ऑब्टेन करना है? कंबाइन लॉ। तो कंबाइन लॉ जब मैं ऑब्टेन करूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से पता चलेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे हमको पता क्या चलता है। यहाँ पे भी है वॉल्यूम, यहाँ पे भी है वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम, तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया। यहाँ पे भी है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 1/p। यहाँ पे क्या है? T। और यहाँ पे क्या है? N। मैंने बस कंबाइन करवा दिया। तो एक बार फिर से देखेंगे, एक ऐसा लॉ जिसमें हम लोग तीनों के तीनों लॉ को कंबाइन करने वाले, उस लॉ को क्या कहा जाता है? कंबाइन लॉ। कौन से लॉ कंबाइन होंगे? BCA कोर्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। बॉयल्स लॉ को भी कंबाइन करके लिख दिया, मतलब मैंने ये वाला एक्सप्रेशन को लिखा भाई, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो भी है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड ये, इसको बस कंबाइन करवा के लिख दिया। आगे मैंने क्या जाना? आगे मैंने ये जाना कि जो भी यहाँ पे आपका वॉल्यूम होता है इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/N/P, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई हम लोग। आगे देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे की बात मैंने ये देखा, बिल्कुल मैं इसी चीज़ को यहाँ पे ले लेती हूँ, देखना ज़रा। यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/T/P, ठीक है। जब मैं इसको हटाऊंगी, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो दो चीज़ें आती है, इक्वल्स टू आता है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, ठीक है, अपॉन P, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग
इस P को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो PV इक्वल्स टू nRT। ये जो लॉ होता है ना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो आइडियल गैस जो होता है वो फॉलो करती है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ भी नहीं करने का, तीनों के तीनों लॉ जो है, BCA जो है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इनको लिख दिया, इनको कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, कंबाइन करने के बाद मैं इसको एज इट इज़ यहाँ लिखा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा है, उसको लिख दिया। आगे ये देखा, इस P को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो PV इक्वल्स टू nRT आया। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे के टर्म्स को, यहाँ पे कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से मेरा जो इक्वेशन आया है वो आया है PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे सबसे पहले हम लोग टर्म्स को देख लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे आपका P है, इस P का मतलब होता है प्रेशर। इस P का मतलब आपका क्या रहता है? P का मतलब यहाँ पे आपका प्रेशर रहता है। ठीक है, जो भी आपका V है, इस V का मतलब वॉल्यूम रहता है। ठीक है, ये बहुत जनरल टर्म से, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो भी N है, इस N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस R का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ये जो R है ये कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है ये गैस के लिए डिराइव किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था तो दो चीज़ें आई थी, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट, है ना। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये गैस के लिए कंसिडर किया गया है, इसलिए इस कांस्टेंट को बोला जाता है गैस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? गैस कांस्टेंट। इसी को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो T है, इस T का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, ये जनरली हम लोग केल्विन में लेते हैं। ठीक है, अब ये जो गैस कांस्टेंट है ना, इसके टोटल 3 टाइप के वैल्यूज़ होते हैं, 3 टाइप के इसके वैल्यूज़ होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो गैस कांस्टेंट होता है, इसके टोटल 3 टाइप के कौन से वैल्यूज़ होते हैं। सबसे पहला ये जो R होता है, इसी का मतलब होता है 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल। इसी का मतलब होता है 2 कैलोरी अपॉन केल्विन मोल। इसी का मतलब होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। इसी को हम लोग बोलते हैं DM क्यूब अपॉन केल्विन मोल। चलिए एक बार जल्दी देख लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी मेरा आइडियल गैस इक्वेशन ऑब्टेन हुआ था इसको मैंने लिख लिया एज इट इज़। उसके बाद मैंने ये देखा कि P मतलब प्रेशर होता है, V मतलब वॉल्यूम होता है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, R मतलब गैस कांस्टेंट होता है, T मतलब टेम्परेचर होता है। फिर मैंने ये देखा कि ये जो गैस कांस्टेंट है जिसको हम लोग R बोलते हैं, उसके टोटल 3 टाइप के वैल्यूज़ है। एक होता है 8.314 2 किलो कैलोरी, और ये वाला। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि ये गैस कांस्टेंट के वैल्यूज़ कैसे आए उनको नहीं डिराइव करना है। या तो आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि 8.314 कैसा आता है मुझे डिराइव करके बता, ये तो नॉर्मल सी थिंग है। लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं पता, इनके यूनिट नहीं पता, तो आप लोग आने वाले एक भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो R का वैल्यू 8.314 होता है जूल अपॉन केल्विन मोल, 2 होता है कैलोरी अपॉन केल्विन मोल, और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल, और DM क्यूब एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। यहाँ पे याद रखना है कि डिनोमिनेटर में हर जगह पे केल्विन मोल आ रहा है, मतलब केल्विन मोल तो आपको ऐसे याद हो गया। ठीक है, यहाँ पे जूल है, यहाँ पे कैलोरी है, यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर है। इस लीटर को ही हम लोग DM क्यूब भी बोलते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लीटर की जगह पे DM क्यूब रख दिया। ये वैल्यू आपको रट्टा मार लेना है, बस इसका रट्टाफिकेशन कर लेना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, चलिए हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।